हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। फाइनली अब वो एक ऐसा लेक्चर आ ही चुका है जिसमें कि अब हम ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अब तक प्रीवियस सेशंस में हमने हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम डिटेल में जाके समझ लिया है। उसके अलावा प्रीवियस सेशन में हमने ब्रीदिंग के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया था। ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया था। अब क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं तो अब हम इतने सक्षम बन चुके हैं कि फाइनली अब हम ये समझ सकें कि किस तरीके से हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के ऊपर इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, चलो तो कहानी शुरू करी जाए। अच्छा, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, एक कंफ्यूजन जो है उनको लग रही होगी कि मैम प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीदिंग के ऊपर बात तो कर ली है, उसका पूरा हम मैकेनिज्म जो है पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म हमने याद भी कर लिया है ब्रीदिंग का, तो फिर आज ये अलग से रेस्पिरेशन को पढ़ने का क्या मतलब है। मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही तो बात है ना। ब्रीदिंग बोल दो, रेस्पिरेशन बोल दो, इट्स द सेम थिंग, राइट? नो बेटा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ब्रीदिंग एक हिस्सा है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन तो एक लाइफ प्रोसेस है ना बेटा, वो तो एक बड़ी प्रोसेस है। तो इस बड़ी प्रोसेस का एक कंपोनेंट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अलावा एक और दूसरा कंपोनेंट होता है और फिर ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं। तो आज के बाद ये कतई मत बोलना कि मैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही बात है। नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। ब्रीदिंग एक कंपोनेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का और एक और कंपोनेंट होता है, फिर वो दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, मिलकर के रेस्पिरेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। मैं इस चीज को लिख भी देती हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए कि जब भी बात आएगी रेस्पिरेशन की तो इसके आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। पहला कंपोनेंट ब्रीदिंग, जो आप पढ़ चुके हो, मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुकी हूं। दूसरा कंपोनेंट जो आज हमें पढ़ना है वो है बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों मैं बोल रही हूं उसको महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम वाले ना बहुत प्यार करते हैं इस टॉपिक से। हर साल बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जरा सोचो कितना जरूरी है ये टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट इसका। आई बात समझ में? तो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। मान लो कि मेरे सामने एक इंसान है, मैं बोल रही हूं कि देखो इस इंसान के अंदर जो है ना रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस हो रही है। तो मैंने कैसे बोल दिया कि इस इंसान के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। उस इंसान के बेटा शरीर में, बॉडी में ब्रीदिंग की प्रक्रिया हो रही होगी और ब्रीदिंग के साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा होगा। ये दोनों ही प्रोसेसेस चल रही होंगी उस इंसान की बॉडी में और इसीलिए मैंने ये कंक्लूड किया कि भैया उसके अंदर क्या हो रही है, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस हो रही है। ये दोनों कंपोनेंट मिल करके क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आई बात समझ में? तो ब्रीदिंग तो हम पढ़ चुके हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और पढ़ लेते हैं आज। तो इसको पढ़ने से क्या होगा, ये जो अपनी पूरी रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी ह्यूमन बीइंग्स में, है कि नहीं? चलो फिर देर क्यों करें, फटाफट से शुरू करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊं, कहानी इसकी सुनाना शुरू करूं, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवाना चाहती हूं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस की बात करी थी
और हमने देखा था कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स वगैरह, उनका कितने बेहतरीन तरीके से डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स बेटा अल्टीमेटली जाते कहां हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, बन गए हैं, है ना। अब वो न्यूट्रिएंट्स कहां जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ब्लड स्ट्रीम से फिर वो कहां जाने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स? हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में, टिश्यूज में। वही देखो, ऐसा है कि जो अपना ब्लड होता है ना, वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसका हर एक बॉडी के सेल के साथ, टिश्यू के साथ जो है अच्छा बढ़िया व्यवहार होता है। तो ब्लड बोलता है कि भाई मैं तो पूरी बॉडी में फ्लो करूंगा, हेड से लेकर के टो तक, है ना, मैं तो पूरी बॉडी में बहूंगा, मेरा तो हर किसी सेल और हर किसी टिश्यू के साथ जो है ना अपना एक अच्छा बढ़िया व्यवहार चलता है। तो अगर इस सेल को या अगर इस टिश्यू को कोई न्यूट्रिएंट पहुंचाना है तो मुझे दे दो, मैं पहुंचा आऊंगा। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो अल्टीमेटली कहां जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम से फिर वो कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? डिफरेंट बॉडी सेल्स में एंड टिश्यूज के लेवल पर। ये तुमको मैं याद करवाना चाहती थी, क्योंकि जब तुम्हें याद होगा तभी तुम्हें सेलुलर रेस्पिरेशन की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि हाँ, ब्लड स्ट्रीम में जब न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो वो अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं? बॉडी के सेल्स के पास पहुंच जाते हैं, है ना। बॉडी सेल्स या टिश्यूज के लेवल तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर मैं इतने सारे न्यूट्रिएंट्स में से बात करूंगी ग्लूकोज की, अपने गुल्लू की, क्योंकि गुल्लू बहुत प्यारा बच्चा है। तुम्हें पढ़ना ना सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसको पढ़ने के लिए हम सारे न्यूट्रिएंट्स में से सिर्फ बात करेंगे अपने गुल्लू की, ग्लूकोज की। कैसे? देखो, मान लो कि तुम्हारी बॉडी का ये एक सेल है। मान लो, क्या मतलब तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, ये है तुम्हारी बॉडी का एक सेल। ठीक है, क्लास 9th में तुम लोगों ने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करी होगी, पढ़े हो ना। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स तो खैर मतलब पढ़ा है, लेकिन आज बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में तो होते नहीं है। हम तो जानवर है ना बेटा, हमारे सेल में कहाँ ही प्लास्टिड्स पाए जाएंगे, है ना। तो लेकिन हाँ, 9th में पढ़ के तो आए हैं अपन, है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि क्लास 9th में तुम लोगों ने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पढ़े होंगे। इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स में से हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, क्या आपको पता है, अगर आपने 9th मुझसे पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो तुम्हें नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, आज बता देती हूं। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, मतलब अगर हम एक की बात करें तो एक को हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, और अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियंस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो वो तो खैर चलो अलग बात हो गई, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश को छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही थी कि आज हमें बात करनी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये तुम्हारा सेल है, तुम्हारा क्या मतलब इंसानों का एक सेल है, इंसानों की बॉडी का, ये एक ह्यूमन बॉडी सेल है बेटा। ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी का सेल है। सब कुछ होगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होंगे, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, लेकिन सारे सेल ऑर्गेनल्स में से हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, मान लो कि ये क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रियन है। मैंने क्यों तुम्हें बताया है, इंग्लिश क्यों पढ़ाई है? इसीलिए क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ, पिछले बैच में मैंने जब लाइव सेशंस में लेती थी तो मैंने बोल दिया कि देखो बेटा ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। तो बच्चों ने जो है ना कमेंट्स की बौछार कर दी थी कि मैम माइटोकॉन्ड्रियन नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नालायक, मुझे समझाने लग गए। तो इसीलिए यहां पर तुम्हें मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रियन है ये। ठीक है, प्लूरल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, तो ये है बेटा अपना कौन? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, अब जैसा कि तुमको मैंने समझाया कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड स्ट्रीम में, उनमें से सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी? अपने गुल्लू की, ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये देखो क्या है, अपनी ब्लड स्ट्रीम है। मैं ब्लड स्ट्रीम भी बना ही देती हूँ, आ जाओ। दिस इज आवर ब्लड स्ट्रीम। सपोज ये कोई कैपिलरी है जिसमें कि ऑफ कोर्स क्या हो रहा होगा? ब्लड फ्लो हो रहा होगा। ये रहा अपना खून, बढ़िया लाल लाल।
ठीक है। और अब सुनते जाना है, मजे आएगी तुम लोगों को। ये क्या है बेटा? अरे अपना गुल्लू है, ग्लूकोज, ठीक है। सो दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो सेल है ये रोएगा कि हमको ग्लूकोज दे दो, तो ये ब्लड स्ट्रीम जो है ना ये बोलेगी कि हाँ भैया है हमारे पास ग्लूकोज, लेके आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, ले लो तुम। तो अब क्या होगा बेटा? ये ग्लूकोज पहुंचेगा सेल के अंदर। चलो मैं इसको एस से बना देती हूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये है ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज के भी यहां पर बेटा हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की कहानी है वही कहानी बाकी मॉलिक्यूल्स की भी होगी, है ना। ऑफेंड मत होना कि मैम आपने तो केवल एक ही मॉलिक्यूल की कहानी बताई है, बाकियों का क्या होगा? अरे बाकियों का भी वही होगा जो एक का हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो है ब्लड स्ट्रीम में। ये रोएगा सेल की मेरे को दे दो ना, तो ये बोलेगी ब्लड स्ट्रीम की चलो ठीक है ले लो। तो अब ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बेटा, ये कहां आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा हमारे सेल में। सेल में भी कहां? सेल में भी कहां? साइटोप्लाज्म में। दिस इज साइटोप्लाज्म पूरा बेटा, है ना। और ये न्यूक्लियस नहीं, ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रियन है। चलो यहां पर जो है मैं थोड़ा सा बना देती हूँ चित्रकारी, ताकि तुम्हें ऐसा लगे, फील आए तुम्हें कि हाँ मैम ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। बस बहुत हुआ, ठीक है। चलो, ये जो अपना गुल्लू है बेटा, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ये आ गया है कहां? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये आ तो गया है, ये बोलेगा कि मैं यहां क्यों आ गया? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बोलेगा कि यार मैं यहां पर क्यों आ गया? तो ये सेल बोलेगा कि बेटा तुमको ना हमने रोते रोते इसलिए बुलाया है तुम्हें सेल के अंदर, ताकि तुमको हम तोड़े। ये बोलेगा हाय राम मुझे क्यों तोड़ रहे हो? तो ये सेल बोलेगा अरे बेटा तभी तो तुमसे हम एनर्जी डिराइव कर पाएंगे। बेटा एक सेल को ना बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो उन सारी केमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, और एनर्जी चाहिए है तो एनर्जी तो पहले बनानी पड़ेगी ना। फिर तुमको अगर भूख लगी, तुमको खाना खाना है, तो इसके लिए तुमको सबसे पहले खाना बनाना पड़ेगा ना, तब तो खाओगे, तब तो पेट भरोगे, तब तो तुम्हें भूख मिटेगी। तो अगर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले सेल में एनर्जी बननी चाहिए ना। तो ये जो गुल्लू आया है ये बोलेगा कि अरे मैं यहाँ पर क्यों आया? तो ये सेल बोलेगा तुमको भी आओ चलो तुमको हम तोड़ते हैं। जब तुमको तोड़ेंगे तभी क्या होगा? तुमसे एनर्जी निकलवा पाएंगे, है ना, तुमसे एनर्जी डिराइव कर पाएंगे, और फिर जब वो एनर्जी आएगी तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और अपनी केमिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वी नीड एनर्जी, ठीक है। चलो, तो अब ये जो गुल्लू आया है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया है बेटा, इसको तोड़ा जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो गया। देखो इसका ब्रेकडाउन हो गया, क्या कंप्लीटली टूट जाएगा? नहीं नहीं। जैसे अपन मान लो किसी को अगर अपन पीटना शुरू करते हैं, अगर अपन किसी की पिटाई शुरू करते हैं, तो क्या बिल्कुल एक थप्पड़ में ही वो एकदम से मर जाता है क्या? कि एक मारा वो मर गया? नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ड्रामा में होता है ना, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता कि एक मारा नहीं क्या मर गए, नहीं। तो जब इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बेटा तोड़ना शुरू करेंगे ना, तो ये एकदम से कंप्लीटली नहीं टूट जाएगा पूरे में, नहीं। ये मतलब अब ये समझ लो कि थोड़ा सा टूटना शुरू करेगा। कैसे टूटना शुरू करेगा? तो जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, कहां? सेल के साइटोप्लाज्म में। बेटा लोकेशन जरूरी है ना, लोकेशन जरूरी है, वरना पार्सल कहीं और डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के साइटोप्लाज्म में तोड़ेंगे तो वो कंप्लीटली नहीं टूटेगा, बल्कि वो टूटेगा 2 मॉलिक्यूल्स में। एक के 2 मॉलिक्यूल हो गए, जैसे कि एक हाथ की हड्डी किसी ने मारा तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, लाइक दैट। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा गया तो बन गए कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स किसके? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? 2 मॉलिक्यूल्स। तो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पायरुवेट। पायरुवेट ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को तोड़ा, कहां? सेल के साइटोप्लाज्म में, तो बन गए 2 मॉलिक्यूल्स, एक के 2 हो गए, एक के 2। वो 2 मॉलिक्यूल्स किसके थे? तो वो थे पायरुवेट के। तुमको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है?
क्या होता है? C6H12O6, यही होता है ना, C6H12O6। यानी कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या है बेटा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है अभी, इसलिए बता रही हूं, ठीक है ना। तो ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के देखो 6 एटम्स होते हैं, 6 एटम्स। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होंगे। वहीं जब ये एक मॉलिक्यूल टूटता है तो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, किसके? पायरुवेट के। और पायरुवेट की तुमको मैं कहानी बताती हूं कि पायरुवेट के हर मॉलिक्यूल में तुमको कार्बन के 3 एटम्स देखने को मिलेंगे। पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में तुमको कार्बन के 3 एटम्स देखने को मिलेंगे। तो क्या तुम्हें यह हिसाब समझ में आया कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, या तुम इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक चेन थी जिसमें मोती लगे हुए थे। कितने मोती लगे हुए थे? 6 मोती लगे हुए थे। तुमने उस चेन को तोड़ दिया तो उसके 2 टुकड़े हो गए और हर एक टुकड़े में 3-3 मोती आ गए। तो यहां पर भी वही हुआ कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, उसको तोड़ा तो बन गए 2 मॉलिक्यूल्स, और हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3-3 एटम्स आ गए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया, मतलब ये क्या बन गए? पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। अब ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये अपनी जान बचा करके जो है ना भागेंगे कि ओ माय गॉड, अगर कुछ और देर रहे साइटोप्लाज्म में तो पूरे टूट जाएंगे। अभी तो फिर भी एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3-3 एटम्स हैं। अगर कुछ और देर रहे साइटोप्लाज्म में तो समझो गए काम से। ऑब्वियसली बेटा, कोई तुम्हें आकर के पीटना शुरू करेगा तो तुम क्या करोगे? अपनी जान बचा के भागोगे ना। लेकिन भागते भागते भी क्या होगा? 2-3 थप्पड़ तो खा ही लोगे। तो इसका भी ये हुआ कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आया साइटोप्लाज्म में, उसको तोड़ा गया, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स अपनी जान बचा करके भागेंगे, साइटोप्लाज्म से दूर जाना चाहेंगे। इतने ये पगले टाइप के होते हैं कि इनको अकल नहीं होती है कि अगर इनको अपनी इनकी जान को यदि खतरा है तो इनको भागने के लिए कहां जाना चाहिए था? सेल के बाहर जाना चाहिए था। लेकिन ये दोनों इतने नादान होते हैं कि ये अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं? सेल की ओर अंदर चले जाते हैं छुपने के लिए। कहां? अरे इसी माइटोकॉन्ड्रियन में बेटा, इसी माइटोकॉन्ड्रियन में जाना चाहिए था जान बचाने के लिए सेल के बाहर। पगले कहां आ गए? और उल्टा सेल के और अंदर आ गए, ऑर्गेनल में घुस गए। कौन से ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियन में आकर घुस के बैठ गए। और इनको लगा कि चलो हाश, अब जो है हमारी जान को मतलब खतरा नहीं है, अब हम बच गए हैं, फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली है ना, अब हम बच गए हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये तो एकदम पगले हैं, इनको तो कुछ अकल ही नहीं है, इनको तो कुछ खबर ही नहीं है। क्यों खबर नहीं है? क्योंकि इंसान ना सिर्फ खा रहा था, ना सिर्फ उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस चल रही थी, डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स तोड़े जा रहे थे, ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में पहुंच करके बॉडी के सेल्स के लेवल तक पहुंचा था, बल्कि इंसान ब्रीदिंग भी तो कर रहा था ना। सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को अपनी लंग्स के अंदर ले रहा था। कहां? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई में जो एयर आई ना, उसमें जो ऑक्सीजन थी वो डिफ्यूजन से कहां गई? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। भाई एल्वियोलाई के अराउंड तो मस्त ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो एल्वियोलाई के अंदर जो हवा आई, उसमें जो ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन कहां गई? डिफ्यूजन से ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में चली गई। अब ब्लड का तो व्यवहार ऐसा है कि हर बॉडी सेल के पास जाता है। तो ये जो बॉडी सेल था, अरे कहां गया? ये जो बेटा बॉडी सेल था, इसके पास ये जो कैपिलरी आई थी, इसमें जो ब्लड था, ना सिर्फ इस ब्लड में बेटा गुल्लू था, बल्कि इस ब्लड में ऑक्सीजन भी तो थी ना। उसको भूल गए क्या? ये देखो, ये ऑक्सीजन भी थी, ये ऑक्सीजन भी थी। आई बात समझ में? ये ऐसी बिल्कुल ही गंदी सी शक्ल वाली, ये ऐसे ऑक्सीजन भी थी। आप बोलोगे कि मैम आपने ऑक्सीजन को इतना डरावना सा रूप क्यों दिया है? बिल्कुल एकदम क्रूएल टाइप की लग रही है। अभी तुम देखना ये करेगी क्या।
फिर तुमको पता चलेगा कि मैम ने जो है ना बिल्कुल इसको ऐसा क्यों बना दिया है। तो मेरी बात समझो बेटा कि ये जो ब्लड नहीं, बॉडी का जो सेल है, इसके पास जो कैपिलरी आई उसमें जो ब्लड था, ब्लड में ना सिर्फ गुल्लू था बल्कि अपनी ऑक्सीजन भी तो थी, ऑक्सीजन भी तो थी। अब क्या होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज, कि सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर बोल दो, इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, सेल के अंदर क्या था? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था और ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो बोलेगी कि अरे 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 जहां पर तो मैं हूं वहां पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सामने मेरे सेल जो है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आऊंगी। मतलब कि एक बार फिर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहां आ जाएगी बच्चों? डिफ्यूज होकर के आ जाएगी ब्लड से निकल करके सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी कहां? वो भी घुस जाएगी माइटोकॉन्ड्रियन में। ये आ गई, देखो आ गई है ऑक्सीजन बिल्कुल ही डिफ्यूज होते हुए, कहां? सेल के अंदर। सेल के अंदर भी कहां? माइटोकॉन्ड्रियन में। तो ये जो थे ये पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स जो थे, ये तो बेटा छुपने के लिए आए थे कि हे भगवान आज हमें बचा लो, वरना जो है बिल्कुल ही टूट जाएंगे, हड्डी पसली बिल्कुल एक हो जाएगी। इनको ये नहीं पता था कि ये जहां छुपने जा रहे हैं वहां पर इनका असली दुश्मन आने वाला है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगी कि बेटा जिससे मैंने दुश्मनी करी, मतलब पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स, ये तो बहुत ही उल्लू टाइप के निकले, इनमें तो अकल ही नहीं है, खुद चल के आ गए टूटने के लिए। यानी कि अब पता है क्या होने वाला है? इस माइटोकॉन्ड्रियन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोनों पायरुवेट मॉलिक्यूल्स अब कंप्लीटली टूटने वाले हैं। यानी कि यहां पर होने वाला है माइटोकॉन्ड्रियन में ऑक्सीजन ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहां तक तो इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ही हुआ था, लेकिन अब क्योंकि यहां आ गया और अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बोलेगी आज तुमको हम नहीं बताएंगे, तोड़ देंगे बिल्कुल तुम्हें उठा करके। और लिटरली बेटा यही होता है, वाकई में यही होता है कि ऑक्सीजन उठा करके दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली तोड़ देती है। किस में तोड़ देती है? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है पता है क्या? नहीं पता? रुको मैं बताती हूं। निकलती है ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी निकलती है। ये सब कुछ कहां हो रहा है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रियन में ऑक्सीजन आ गई, माइटोकॉन्ड्रियन में पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑक्सीजन ने बोला आज तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको तोड़ के रहेंगे। तो उसने उठा करके पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स को उठा करके पूरा का पूरा तोड़ डाला। अल्टीमेटली क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकली ढेर सारी एनर्जी। अब सेल खुश हो गया कि वाह 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 एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो एनर्जी भी बोलेगी कि अरे भैया थोड़ा रुको, थोड़ा संभलो, क्योंकि एनर्जी जो बन रही है वो तो बेटा लगातार बन रही है। लगातार क्या हो रहा है? इंसान खाता जा रहा है, ग्लूकोज बनता जा रहा है, हम लगातार ब्रीदिंग भी कर रहे हैं। यानी कि ब्लड स्ट्रीम से क्या हो रहा है? लगातार ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है बॉडी के सेल्स को मिल रहा है, और बॉडी के सेल्स के अंदर फिर क्या हो रहा है? यही माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, कहां? साइटोप्लाज्म में, फिर वो आएंगे माइटोकॉन्ड्रियन में, ऑक्सीजन भी आ जाएगी, कंप्लीटली तोड़ा जाएगा पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को। मतलब लगातार क्या होगा बेटा? ऐसे एनर्जी बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। भाई सप्लाई यहां से आती जा रही है ना ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की, तो लगातार क्या हो रहा है? सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें एनर्जी बनती जा रही है। तो एनर्जी बोलेगी कि भैया मैं जो हूं ना, मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रही हूं। तो ऐसा अपने घर में भी होता है कि जब कोई राशन का सामान, सपोज कोई चावल वगैरह है, वो पापा किसी दिन 5 की जगह पे 10 किलो ले आए, तो मम्मी क्या करेंगी? 10 किलो बेटा चावल मम्मी एक दिन में तो बना के खत्म नहीं कर देंगी। मम्मी क्या करेंगी? उस 10 किलो चावल को उठा करके स्टोर कर लेंगी कि जब अब जैसी जरूरत होगी चावल की वैसे हम यूटिलाइज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर जो बेटा एनर्जी बनी है, उस एनर्जी को फिर जाकर के स्टोर कर लिया जाता है। कैसे? एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन सा कलर ले लूं यार? यहां देखो, ये यहां पर जो एनर्जी बन रही है, इस एनर्जी को जाकर के फिर स्टोर कर लिया जाएगा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, या आप बोल सकते हो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स में, इन एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होते हैं पता है?
एनर्जी के बटुए होते हैं, जैसे कि अपने पर्स होते हैं, वॉलेट होता है, पर्स में वॉलेट में अपन क्या करते हैं, पैसे डालते हैं, है ना, मनी। वैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं बटुए, जिनमें कि हम एनर्जी जाकर के डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अब जब भी हमें शॉपिंग जाना होता है, जब भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, हम क्या करते हैं, अपना पर्स खोलते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं। ठीक वैसे ही आगे जब भी सेल को एनर्जी की डिमांड होगी, वो क्या करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ेगा, जो एनर्जी उनमें स्टोर्ड थी वो रिलीज हो जाएगी और उसी एनर्जी को इस्तेमाल ही कर लेगा, अपनी केमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रियन में हुआ क्या, पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स आए, ऑक्सीजन ने उनको उठा करके कंप्लीटली तोड़ दिया। इसको अपन बोलते ही हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये कहलाया जाता है बेटा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन, या बोल सकते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर जो पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, वो ये है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को या उसके ब्रेकडाउन को हम कंप्लीट तभी बोलते हैं जब हमें एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड मिले, पानी मिले, प्लस ढेर सारी एनर्जी मिले। ये क्या बोल दिया मैंने भाई, मैंने तो बस इतना बोला है कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को या उसके ब्रेकडाउन को हम कंप्लीट तभी बोलते हैं जब हमें एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड मिले, पानी मिले और साथ साथ ढेर सारी एनर्जी मिले। बेटा मेरे इस स्टेटमेंट को ना अपने दिमाग में फिक्स कर लो, तभी आपको आगे की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगी। ठीक है, और हाँ, फिर मेरे इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद, समझने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया होगा, एक सवाल आया होगा कि मैम अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन होता है तो क्या ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन भी होता है क्या? भाई जैसे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वैसे ग्लूकोज का कोई इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है क्या? हाँ होता है ना, और वही तो अब हमें आगे पढ़ना है इसी सेशन में। भाई अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। सेलुलर रेस्पिरेशन का एक ऐसा टाइप जहाँ पर ऑक्सीजन होती है, और क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को उठा करके कंप्लीटली तोड़ देगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के एक ऐसे टाइप की बात करते हैं बेटा जहाँ पर या तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है या फिर होगी भी तो कम होगी, मतलब कमी रहेगी ऑक्सीजन की, डेफिशिएंसी रहेगी ऑक्सीजन की, और इसके चलते ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, या आप उसको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, पार्शियल ब्रेकडाउन भी बोल सकते हो। तो जाहिर सी बात है ऐसे केस में जो एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको वो भी कुछ अलग तरह के देखने को मिलेंगे, और ऐसे टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन को ही हम बोलते हैं एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। समझे? चलो आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की। एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, अब इसमें क्या होता है, या तो ऑक्सीजन होगी ही नहीं, है ना, या तो ऑक्सीजन एब्सेंट ही होगी, या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, डेफिशिएंसी रहेगी, मतलब कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए है सेल्स को उतनी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है, मिल तो रही है लेकिन कम मिल रही है ना, तो या तो ऑक्सीजन होगी नहीं या फिर उसकी कमी हो जाएगी। तो ऐसे में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाले केस की बात कर लेते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अगर ऑक्सीजन होगी ही नहीं, एब्सेंट ही होगी, तो फिर उस केस में ग्लूकोज का भविष्य क्या होने वाला है, उसका फेट क्या होने वाला है, आ जाओ पढ़ते हैं।
और इसे समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा किसका? ईस्ट का। ईस्ट क्या है? एक फंगस है, जैसे कि मशरूम, राइजोपस है ना, टाइप्स ऑफ फंगस हैं, वैसे ही ईस्ट भी क्या है बेटा, एक तरह का फंगस ही होता है। लेकिन ईस्ट की खास बात क्या होती है कि वो एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। एक ईस्ट की बॉडी में ना ले दे करके एक ही सेल होता है ना। तो देखो ये वही सेल है, तो ये है ईस्ट सेल। और ख़ास बात क्या है ईस्ट की, मैं वो भी लिख देती हूँ कि ये एक फंगस तो है लेकिन यूनिसेलुलर फंगस है, और वही एक सेल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि सेल बनाया है तो एक काम करते हैं, इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें इसके साइटोप्लाज्म से ही काम है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है ईस्ट सेल का साइटोप्लाज्म। मैं लिख भी देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि इस ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ना आ गया है, कौन आ गया है? अरे वही अपना गुल्लू, अपना गुल्लू आ गया बेटा, ग्लूकोज आ गया है। ये देखो कहाँ? ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और देखो अभी ना एक ही मॉलिक्यूल आया है, ग्लूकोज का भी एक ही मॉलिक्यूल आया है। देखो अभी तक ना अपन ग्लूकोज के एक ही एक मॉलिक्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं। आप ये मत बोलना कि मैम आप तो केवल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की कहानी बता रही हो, बाकियों का क्या होगा? अरे जो कहानी एक मॉलिक्यूल की है वही कहानी बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज की, उनकी भी वही रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, है ना। वो तो क्या है कि जब अपन एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना तो चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आ चुका है ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा? वही होगा जो यहाँ हुआ था। भाई आरती तो इसकी उतारी नहीं जाएगी ना, इसकी मेहमान नवाजी तो करी नहीं जाएगी, उसको उठा करके तोड़ दिया जाएगा। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को जो आया है ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में, इसको तोड़ दिया जाएगा। और जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। किसके बनते हैं? दो मॉलिक्यूल्स बेटा बन जाते हैं पायरुवेट के। देखो ना, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में भी तो अपन ने यही पढ़ा था कि देखो ये आया था एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ही क्या हो गया था, इसको तोड़ दिया गया था, तो दो मॉलिक्यूल्स बन गए थे पायरुवेट के। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो स्टेप है ये तो सेम हो गई, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की और एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की जो पहली स्टेप है ये तो कॉमन हो गई, सेम हो गई। कि जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया सेल के साइटोप्लाज्म में, जैसे ही ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आया सेल के साइटोप्लाज्म में, उसको तोड़ दिया गया, दो मॉलिक्यूल्स बन गए। किसके बन गए? पायरुवेट के बन गए, है ना। तो ये तो कॉमन स्टेप हो गई। हाँ बिल्कुल बेटा, कॉमन स्टेप ही है ये, 100% ये कॉमन स्टेप है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, चलो अब देखो पिछले बार क्या हुआ था। पिछले बार जब पिछले बार पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वो साइटोप्लाज्म से कहाँ आ गए थे? देखो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर आ गए थे। भाई देखो हुआ क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया कहाँ? साइटोप्लाज्म में, उसकी पिटाई हो गई, टूट गया वो, है ना, 2 हिस्सों में, 2 मॉलिक्यूल्स में। और वो 2 मॉलिक्यूल्स किसके कहलाते हैं? पायरुवेट के कहलाते हैं। तो पायरुवेट के उन दोनों मॉलिक्यूल्स को लगा कि यार अगर हम अभी भी साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे तो हमारी और पिटाई हो जाएगी, हम और तोड़ दिए जाएंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? छुप जाते हैं। तो वो छुपने के लिए कहाँ आ गए थे? माइटोकॉन्ड्रियन में आ गए थे। उनको क्या पता था कि जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए जा रहे हैं, अरे वो तो उनके दुश्मन का अड्डा है, मतलब कि ऑक्सीजन का अड्डा है। अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन भी तो जब बॉडी सेल के अंदर आती है तो कहाँ चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रियन में ही तो चली जाती है ना। तो पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए थे माइटोकॉन्ड्रियन में अपनी जान बचाने के लिए, छुपने के लिए। वहीं पर आ गए कौन? उनके दुश्मन ऑक्सीजन, और आई और उसने उठा करके दोनों को तोड़ दिया कंप्लीटली। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकल गई ढेर सारी एनर्जी। उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया किसने? सेल ने, अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो यही बात जो है इस बार
पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स को याद आ गई कि यार पिछले बार तो जो है ना जान बचाने के लिए गलत जगह पे छिपने चले गए थे, वहाँ पर तो और पिटाई हो गई थी। तो अब एक काम करते हैं, इस बार जो है कहीं नहीं जाते हैं, इस बार कहीं नहीं जाते हैं, इस बार साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। क्या पता साइटोप्लाज्म में रहेंगे तो शायद जान बच जाए, पिछले बार तो बची नहीं। तो एक काम करते हैं, इस बार जो है साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं और देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है। तो इन लोगों ने डिसाइड करा है, मतलब पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स ने डिसाइड करा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो इस बार साइटोप्लाज्म में ही रहेंगे। ओके, अब इस बीच हुआ क्या, इस बीच पायरुवेट के इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक खुशखबरी मिल गई। क्या खुशखबरी मिल गई कि भैया ईस्ट सेल के अंदर, स्पेसिफिकली कहाँ, उसके साइटोप्लाज्म में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। पूछा भी गया ऑक्सीजन से कि आओगी क्या, तो बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स को लगा कि थैंक गॉड भैया इस बार तो हमारी जान बच के ही रहेगी, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म में थे, साइटोप्लाज्म में ही रहे, कहीं और गए नहीं। प्लस ऑक्सीजन जो हमारी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, वो भी नहीं आई, जो हमारी पिटाई कर देती है वो भी नहीं आई है और आएगी भी नहीं। तो मतलब हम तो बच गए, अब हमारी और पिटाई नहीं होगी, अब हमें और नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये बेटा खुशी जो ना दोनों मनाने लग गए कि वाह अब तो जीत गए, अब तो जीत गए, अब पिटाई नहीं होगी, अब और टूटेंगे नहीं। लेकिन इनको क्या पता था, भोले ना बेटा, भोले, दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बड़े भोले हैं। इनको क्या पता था कि इनकी जो खुशी है ये ज़्यादा देर तक जो है नहीं चलने वाली है। क्यों? ये जो ईस्ट सेल का साइटोप्लाज्म है ये बोलता है कि अच्छा मतलब तुमने जो है हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुमने जो है हमें हल्के में ले लिया। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही तुमको तोड़ सकती है, कि अगर तुम माइटोकॉन्ड्रियन में जाओगे तो ही अकेले जो है ना तुम टूट सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें साइटोप्लाज्म में रह करके नहीं तोड़ा जा सकता क्या? तो पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स को लगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमने तो कुछ मतलब नाराज कर दिया शायद साइटोप्लाज्म को, है ना। ईस्ट सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये बोलता है कि तुमको आप छोड़ेंगे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि तुम माइटोकॉन्ड्रियन में जाओ तभी तुमको तोड़ा जाए, ज़रूरी नहीं है कि जब ऑक्सीजन आए तभी तुमको तोड़ा जाए। बेटा तुमको तो हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में और बिना माइटोकॉन्ड्रियन में जाए भी साइटोप्लाज्म में रह करके तोड़ देंगे, और बेटा लिटरली वही होगा। अब पायरुवेट के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको तोड़ा जाएगा। कौन सा कलर ले, चलो ये वाला ले लेती हूँ। पायरुवेट के जो दो मॉलिक्यूल्स है ना साइटोप्लाज्म में, इनको यहीं पर रह करके तोड़ दिया जाएगा। और इस बार जब ये टूटेंगे बेटा, इस बार जब ये टूटेंगे तो पता है आपको क्या बनेगा? दो चीजें बनेंगी। एक तो बनेगा अल्कोहल, कौन सा? इथेनॉल, C2H5OH। ये बेटा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, या मैं तो कहती हूँ शायद पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो पायरुवेट के जब दोनों मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया तो बेटा जब भी कुछ तोड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ बनता है। क्या बना? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी भी निकली। ये सब हो क्यों रहा है बेटा? किसी भी सेल को ऐसा क्या भूत सवार हुआ है कि जब भी उसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है उसको जो है वो तोड़ने में लग जाता है। बेटा ये पूरा नाटक होता है इस एनर्जी के कारण, क्योंकि अल्टीमेटली सेल को बेटा ढेर सारी केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है और उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो जो भी कुछ होता है ना सब कुछ एनर्जी को डिराइव करने के लिए ही होता है ना। तो जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया उसको तोड़ दिया गया दो मॉलिक्यूल्स में ऑफ पायरुवेट, फिर पायरुवेट के उन दोनों मॉलिक्यूल्स को भी फर्दर और तोड़ा गया, किसमें? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और निकली एनर्जी। एनर्जी देखो यहाँ पर भी निकली है, लेकिन बेटा उतनी नहीं निकलेगी। मतलब बनी तो है एनर्जी, मैं ये नहीं बोल रही कि बनी नहीं है, बनी एनर्जी निकली है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ना पैदा हुई थी एनर्जी। होगी तो यहाँ पर भी, लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी, कम होगी, है ना, काफ़ी कम होगी। पर एटलीस्ट कुछ ना सही से तो कुछ ही सही, है ना, कि एनर्जी ना पैदा हो इससे तो बेहतर है कि पैदा हो लेकिन थोड़ी बहुत ही हो, पर हो तो उतना ही काफ़ी है ना। और ये तो देखो वैसे भी क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसको कितनी ही एनर्जी चाहिए रहेगी, थोड़ी बहुत अगर एनर्जी भी बनेगी तो इसका काम चल जाएगा, ये जीवन जी सकेगा अपना, ठीक है।
अब आप खुद ही देखो बेटा, ये जो यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ा गया, सबसे पहले वो पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स में, फिर उनको फर्दर और तोड़ा गया इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकली, थोड़ी बहुत एनर्जी निकली। तो इस ब्रेकडाउन को आप क्या बोलोगे, इस ब्रेकडाउन को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट नहीं। मैंने क्या कहा था, अपने दिमाग में ये स्टेटमेंट फिक्स कर लो कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को या उसके ब्रेकडाउन को हम कंप्लीट तभी बोलते हैं जब हमें एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड मिले, पानी मिले और ढेर सारी एनर्जी भी साथ साथ पैदा हो जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है, मानती हूं मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, लेकिन वो क्या अकेली है क्या, पानी के साथ है क्या, या ढेर सारी एनर्जी बन रही है क्या, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो है पर साथ में कौन है, इथेनॉल है, अल्कोहल है, और जो एनर्जी निकल रही है बेटा वो भी बहुत छोटी सी निकल रही है, जरा सी पैदा हो रही है। तो इसको अपन ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, इसको अपन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये इनकम्प्लीट के लिए एक और अपन नाम लेते हैं पार्शियल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मुन्नो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन। लिख दूं, पार्शियल, इनकम्प्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट नहीं हो पाया, हुआ तो लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया है ना, इनकम्प्लीट हुआ। और जो एनर्जी निकल रही बेटा वो भी क्या निकल रही है, कमी निकल रही है ना। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ये जो ईस्ट सेल है इसको ग्लूकोज मिलने कहाँ से वाला है, हमारे बॉडी सेल्स को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, वो तो भाई हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका होता है डाइजेशन, तो अल्टीमेटली क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है जो ग्लूकोज जो है वो हर एक बॉडी सेल्स के अंदर पहुँच जाता है ना। तो हमारे बॉडी के सेल्स के पास ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है वो तो हमें पता है, लेकिन मैम ये जो ईस्ट सेल है इसके अंदर ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, समझ में नहीं आई बात। कभी आपके घर में अगर आपकी मम्मा छोले भटूरे बनाए, छोले भी नहीं भटूरे, कभी अगर आपकी मम्मा ने आपके घर पे अपनी मतलब घर में भटूरे बनाए हों और अगर आपने उनको ध्यान से देखा हो तो आप मेरी बात को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ सकोगे। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, या हो सकता है कि मम्मा ने बनाई ना हो आज तक, तो आज ही मम्मा को बोलना कि मम्मी भटूरे बनाओ, हमें देखना है कि आप कैसे भटूरे बनाती हो, मतलब प्रोसीजर हमें देखना है ना। तो होता क्या है, देखो मेरी बात समझो, उसमें होता क्या है, मार्केट में बेटा ड्राई ईस्ट का पाउडर आता है, ड्राई ईस्ट का पाउडर आता है, सेशन में आता है। तो भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सारा सामान चाहिए है ना, मैदा चाहिए, पानी चाहिए है, कुछ मसाले वगैरह चाहिए हो जो भी है, नमक चाहिए है, ठीक है, और स्पेसिफिकली हमें चाहिए होता है वो ईस्ट पाउडर। अब मार्केट से हम वो ईस्ट पाउडर लेकर के आते हैं, एक छोटी सी कटोरी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी शक्कर भी डाल देते हैं, क्योंकि वो जो ईस्ट पाउडर होता है ना बेटा जो अपन मार्केट से लेकर के आते हैं वो ऐसे सुस्त सा पड़ा होता है। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए उसको डालते हैं पानी में और साथ में थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं बेटा। शुगर मतलब कि अल्टीमेटली वो ग्लूकोज ही तो है ना। फिर उस मिक्सचर को, पानी, ईस्ट और शक्कर के मिक्सचर को जो है कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि ईस्ट क्या हो वो एक्टिवेट हो जाए। फिर मम्मी क्या करती हैं, मम्मी लेती हैं मैदा, उसमें जो भी उनको स्पाइसेस डालने हैं वो डालती हैं, वो जो ईस्ट वाला जो मिक्सचर था वो डालती हैं, ठीक है, और फिर पानी से क्या करती हैं, अच्छा से एक डो रेडी कर लेती हैं। उस डो को मम्मी क्या करती हैं, फिर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हैं। 10 से 15 मिनट बाद जब मम्मी वापस आकर के देखती हैं तो जब वो बना के गई थी डो तो वो कुछ इतना बड़ा था, और 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद जब मम्मी ने आकर के देखा डो को तो वो इतना राइस कर जाता है, इतना फूल जाता है। भटूरे तो तलने पर फूलेंगे बेटा, लेकिन भटूरे का जो डो है वो तो पहले ही फूल जाता है। कभी सोचा है कि ये जो डो है वो इतना फूल कैसे जाता है? ऐसा लगता है किसी ने हवा भर दी हो अंदर। हवा तो नहीं, लेकिन हाँ गैस ज़रूर भर दी होती है अंदर, जिसके कारण जो डो है वो ऐसा फूल जाता है, जो आटा है वो इतना फूल जाता है। कौन सी गैस आ जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा आपने वो जो मैदा लिया था उसमें आपने क्या डाला था? ईस्ट वाला वो मिक्सचर डाला था ना। ईस्ट वाला मिक्सचर आपने कैसे बनाया था? कटोरी में पानी लिया था, उसमें ईस्ट डाला था और उसमें शक्कर डाल दी थी।
मतलब ग्लूकोज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया था किसको, मतलब ग्लूकोज आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया था ईस्ट सेल्स को। ईस्ट सेल्स के अंदर वही ग्लूकोज गया, ग्लूकोज को तोड़ा गया पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में, इनको फर्दर और तोड़ा गया तो क्या बन गया, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, यही गैस क्या करती है, आपके डो को फुला के रख देती है। आपने वही वाला ईस्ट वाला जो मिक्सचर है वो आप डाल देते हो, मतलब मैदा में डाल देते हो, मिक्स कर देते हो, उसको पानी में मिला करके अच्छा सा डो रेडी कर लेते हो। और उस डो में क्या होता है, वही ईस्ट के सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। उसी गैस के कारण ये मस्त फूल जाता है। फिर मम्मी क्या करेंगी, आएंगे जैसे इसको वैसे गुद्दे मारेंगी, गुद्दे मार मार के जितनी भी गैस है वो सब निकाल देंगी। अच्छा आप बोलोगे कि मैम फिर तो छोले भटूरे खाने के बाद हमको नशे आने चाहिए, क्यों? क्योंकि डो बना मतलब ये जो भटूरे हैं इनको बनाने के लिए हमने ईस्ट का इस्तेमाल करा है, और ईस्ट सेल्स के अंदर क्या हो रही होती है, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये इथेनॉल भी तो बनता है ना मैम, तो फिर नशे क्यों नहीं आते हमको भटूरे खाने के बाद? वो इसलिए नहीं आते बेटा क्योंकि जो इथेनॉल बना है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बना होता है, और जब आप भटूरे को तलते हो या आप उसको बेक वगैरह करते हो, है ना, कई लोग भटूरों को आजकल ऑयल फ्री पूड़ियाँ और भटूरे भी आने लग गए हैं, है ना, तो जब आप बेक करते मतलब जब आप उसको हीट देते हो तो वो उड़ जाता है। इथेनॉल जो बना है बेटा, ये नहीं कि 1 लीटर इथेनॉल बन रहा है, बहुत थोड़ा सा बनता है, और जो भी बनता है ना वो भी उड़ जाता है। तो इसलिए आपको भटूरे खाने के बाद नशे नहीं आते, वरना सब टुन्न हो जाए, है ना। कोई नशे के लिए दारू ना पिए, भटूरे ही खाएं सबके सब बैठ करके, है ना, तो वो नहीं पॉसिबल है बेटा, वो उड़ जाता है इथेनॉल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो बनी है वो भी मम्मी मुक्के मार मार के जो ना पूरी निकाल देंगी। तो अब आपको समझ में आया कि ये ईस्ट सेल्स के पास ग्लूकोज कहाँ से आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, इथेनॉल कहाँ जाएगा। अच्छा बेटा इस स्टेप को ना अपन फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस को ईस्ट सेल के अंदर जो चल रही है ना एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको अपन फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि ईस्ट में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ईस्ट में बेटा सवाल आ जाए यदि बोर्ड एग्जाम में या आपके प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, कि ईस्ट में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, तो आपको बस यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा, पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, फर्दर उनको साइटोप्लाज्म में ही और तोड़ा जाएगा, किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और निकलेगी थोड़ी बहुत एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर दी जाएगी, ठीक है। चलो इतनी बात पल्ले पड़ गई है। अच्छा हाँ, और ये जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर आपको 2 पॉइंट स्पेशली याद रखने होंगे कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। भाई जो आपने भटूरे बनाए थे, है ना, जो आपने ईस्ट वाला जो मिक्सचर रेडी करा था उसमें ऑक्सीजन कहाँ थी, नहीं थी। भाई ईस्ट सेल्स को ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन तो आना भी नहीं चाह रही है इस सेल के अंदर। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट सेल्स में ग्लूकोज का ये फेट होता है, ये भविष्य होता है कि उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और निकलेगी थोड़ी बहुत एनर्जी, है ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बेटा जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में लोकेशन के ऊपर जो है सवाल आ चुका है कि मान लिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हो कहाँ रहा है। तो जब अपन बात करते हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ग्लूकोज का जो पायरुवेट में कन्वर्जन है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और फर्दर जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी वगैरह, वो सब का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसीलिए अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर एनर्जी कहाँ बनती है, पावर मतलब वही एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और वहीं जब हम बात करते हैं ईस्ट सेल की, तो सब कुछ कहाँ होता है, उसके साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, ठीक है। चलो अब अपन ने ये क्या पढ़ लिया, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का एक हिस्सा पढ़ लिया जब ऑक्सीजन नहीं थी। अब हम बात करते हैं उस केस की जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जब कमी होती है। ये तो एक्सट्रीम अपन ने देखो कंडीशन पढ़ ली है कि जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या भविष्य होगा,
ये अपने गुल्लू का, वो अपन ने देख लिया। अब अपन वो वाला केस देखते हैं, मतलब बीच वाला केस। अपन ने एक्चुअली क्या करा है ना, दो एक्सट्रीम कंडीशंस देख ली हैं। पहली कंडीशन जब ऑक्सीजन है, भरपूर है, दूसरी कंडीशन जब ऑक्सीजन है ही नहीं। अब अपन एक बीच वाली कंडीशन देखते हैं, जब ऑक्सीजन होती तो है लेकिन इनसफिशिएंट होती है, डेफिशिएंसी रहती है ऑक्सीजन की, वो वाली कंडीशन अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इस केस को पढ़ने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा किसका, हमारे मसल सेल्स का। हमारे जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं ना, कौन से, स्केलेटल मसल सेल्स। हमारे हाथ पाँव के जो मसल्स होती हैं, हमारे हाथ पाँव की जो मांसपेशियाँ होती हैं ना बेटा, मसल्स जो होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। तो उनके सेल्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तब जा कर के हम एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का जो ये वाला पार्ट है ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझ में है ना कि हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, हाथ पाँव में जो हमारी मसल्स होती हैं उनके सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल। अब आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। भाई अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि हमारे बॉडी में एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब आप एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के ये वाले पार्ट को समझाने के लिए हमारी मांसपेशियों के सेल्स का एग्जाम्पल ले रहे हो। इसका मतलब क्या कि एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी होता है। हाँ होता है, लेकिन हर दिन नहीं होता है। भाई नॉर्मली तो जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स में एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की ही प्रक्रिया होती है, लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी सेल्स में, स्पेसिफिकली कहाँ, कौन से बॉडी सेल्स में, स्केलेटल मसल सेल्स में एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी हो जाती है। कभी कभी होती है, हर दिन नहीं होती है। हर दिन तो वही होगी एरोबिक वाली, लेकिन कभी कभी स्केलेटल मसल सेल्स में एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी हो जाती है। पर कब, कभी कभी से क्या मतलब है, कब एग्जैक्टली कब, तो जिस दिन हम डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे आज दबा के एक्सरसाइज। हर साल जब न्यू ईयर की शुरुआत होती है 1 जनवरी, जिम वाले जो होते हैं उनकी मज़े हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर साल जो है ना लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि वो फिट हो जाएंगे इस साल में, है ना, कमिंग ईयर में वो फिट हो जाएंगे, और पहले ही दिन से क्या करेंगे, जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे, है ना, मेंबरशिप ले लेंगे। लेकिन होता बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 जनवरी को तो जाते हैं जिम, खूब दबा के एक्सरसाइज करते हैं और अगले दिन ऐसे हाथ पांव दुखते हैं कि अगले दिन से जिम जाना बंद। मेंबरशिप ली होती है लेकिन जाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे घर पे, मोटे होते रहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप बोलोगे कि मैम जिम जाने से नहीं है, एक्सरसाइज करने से नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एक्सरसाइज करने के बाद जो हाथ पांव दुखते हैं ना, वो है प्रॉब्लम। अगर हाथ पांव ना दुखे ना, तो चलो हम मतलब टाइम निकाल करके, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल करके हम जिम चले भी जाएं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर भी लें, लेकिन उसके बाद जो हाथ पांव दुखते हैं ना, मतलब वो जो है ना बहुत परेशान करते हैं, और इसीलिए जो है एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। अब कभी ये सोचा है कि एक्सरसाइज करने के बाद ये हाथ पांव दुखते क्यों हैं? एक्सरसाइज करने के बाद बेटा, विगरस एक्सरसाइज करने के बाद हाथ पांव दुखते हैं बिकॉज ऑफ एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में हो जाता है। क्या आप समझाया मैंने बस इतना समझाया कि हमारे हाथ पांव की जो मसल्स हैं, उनमें जो सेल्स हैं, जब अपन विगरस एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उन सेल्स में एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो जाती है। नॉर्मली तो वहाँ पर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा या बहुत दिनों बाद, तो वहाँ पर एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो जाती है, और जिसके कारण फिर अगले दिन हाथ पांव दुखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे स्केलेटल मसल सेल्स में एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है ना, तो उस प्रक्रिया का जो एक एंड प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बन जाता है जो हमारे मसल सेल्स के बीच में, हमारी मसल्स में आकर के जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है वो एंड प्रोडक्ट, तो अगले दिन जो है हमारे हाथ पांव दुखते हैं। क्या बोला मैंने? कि एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की ये जो प्रक्रिया होती है, इसका एक एंड प्रोडक्ट बनता है, और वही एंड प्रोडक्ट कहलाता है लैक्टिक एसिड।
और यही लैक्टिक एसिड मसल्स में, मसल सेल्स के बीच में जो है आकर के डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। बना है तो बेटा कहीं ना कहीं जमेगा भी, इकट्ठा भी होगा, और वो जम जाता है, इसीलिए क्या होता है, हाथ पाँव जो है बहुत दुखते हैं। आप बोलोगे कि मैम आप तो पढ़ा दो तो ही समझ में आएगा अच्छे से। सुनो मेरी बात सुनो, एक्चुअली होता है क्या है, मैंने क्या बताया कि नॉर्मली जनरली तो हमारे सभी बॉडी के सेल्स में एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की ही प्रक्रिया होती रहती है, जिसमें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज आएगा, अच्छी खासी ऑक्सीजन भी आएगी, उठा करके तोड़ देगी ग्लूकोज को कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकलेगी ढेर सारी एनर्जी, यही सब होता रहता है। लेकिन जब अपन विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो कभी तुमने सुना होगा ना कि हमेशा ये ऐसा बोला जाता है कि भाई एक्सरसाइज करने के पहले, जिम जाने के पहले कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं ना तो ज़्यादा एनर्जी बॉडी में बन नहीं पाती है, और अगर एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी तो क्या होगा, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। तो मेन बात यह है कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर एनर्जी की डिमांड बढ़ी है तो जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, स्पेशली जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स हैं, हमारी हाथ पाँव के मसल के जो सेल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी सप्लाई करने की। क्यों भाई, बंदा जो है एक्सरसाइज कर रहा है, सपोज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, है ना, मैं लगी हुई हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब क्या, मेरी बॉडी में एनर्जी की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा है अभी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो उस एक्स्ट्रा डिमांड को या उस एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो मेरे हाथ पाँव के मसल के जो सेल्स होंगे ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं वही तो क्या करने वाले हैं, वही तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाने वाले हैं, और फिर उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं क्या करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, है कि नहीं। आप इसको ऐसे समझो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? बिस्किट्स की फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में बिस्किट्स बनते हैं। अब फैक्ट्री ने जो बिस्किट्स बनाए हैं वो बड़े टेस्टी हैं। जैसे ही वो मार्केट में गए, लोगों को खूब पसंद आया, और लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के मार्केट से बिस्किट्स जो है ना लेके जा रहे हैं। तो जितने भी वो हैं शॉपकीपर्स हैं, है ना, वो फैक्ट्री वाले से भैया कांटेक्ट करते हैं कि भैया तुम्हारे जो बिस्किट्स हैं वो तो बहुत धूम मचा रहे हैं मार्केट में, हमें और बिस्किट्स चाहिए। कभी सोचा है कि दुकानदार फैक्ट्री में ही क्यों जो है ना बोल रहे हैं फ़ोन लगा करके कि बिस्किट्स और चाहिए? क्योंकि बिस्किट्स बन कहाँ रहे हैं, फैक्ट्री में। तो ऑब्वियसली जहाँ पर बिस्किट्स बनते हैं वहीं पर तो फ़ोन लगाया जाएगा ना। मुझे तो नहीं लगाएगा कोई कि मैडम बिस्किट्स चाहिए, मैं बोलूँगी अरे मुझे क्या कर रहे हो भाई, फ़ोन फैक्ट्री में करो जहाँ पे बनते हैं बिस्किट्स, मालिक को करो, वो बनवाएगा और फैक्ट्री में बिस्किट्स। तो क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा आ रही है बिस्किट्स की, तो फैक्ट्री में क्या होगा, सप्लाई बिस्किट्स की बढ़ानी पड़ेगी ना। लोग खरीदना चाह रहे हैं बिस्किट्स, ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो फैक्ट्री में भी क्या होगा, ज़्यादा बिस्किट्स बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर बिस्किट्स की डिमांड आ रही है मार्केट में। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई भी तो बढ़नी चाहिए ना, कि हाँ ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट में लोग बिस्किट्स आकर के परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर फैक्ट्री भी क्या करेगी, ज़्यादा बिस्किट्स बनाना शुरू करेगी, और ज़्यादा कहाँ भेजेगी, मार्केट में, ताकि लोगों की जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। ऐसे ही हमारी बॉडी सेल्स में भी होता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस ज़्यादा एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं वो पूरी अपनी जान लगा देते हैं कि भैया बॉडी में एनर्जी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें एनर्जी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि स्केलेटल मसल सेल्स में ज़्यादा एनर्जी बननी पड़ती है, स्केलेटल मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी बेटा, तब जा कर के तो बढ़ती हुई डिमांड को फुलफ़िल किया जा सकेगा, तब तो मैं क्या कर पाऊँगी, एक्सरसाइज कर पाऊँगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि फैक्ट्री के मालिक ने बोला अपने वर्कर्स को कि भैया अब जो है ना फैक्ट्री में ज़्यादा बिस्किट्स बनेंगे, तो वर्कर क्या बोलेंगे, वर्कर बोलेंगे कि भैया अगर आपको ज़्यादा बिस्किट्स बनवाने हैं एक दिन में, तो आपको हमें उस हिसाब से ज़्यादा रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। अगर हमारे पास सामान ही नहीं होगा तो फिर हम ज़्यादा बनाएंगे क्या भाई, ज़्यादा सामान चाहिए है ताकि ज़्यादा बिस्किट्स बनेंगे, ज़्यादा बिस्किट्स बनेंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी,
और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो ही बढ़ती हुई डिमांड को बिस्किट्स की फुलफिल किया जा सकेगा। वैसे ही जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ये बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया, बंदा अभी एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बॉडी में एनर्जी की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अंदर से एनर्जी की जो सप्लाई है वो भी बढ़ा देंगे, मतलब कि हम ज़्यादा एनर्जी बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें अगर आप चाहते हो कि हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा बने तो इसके लिए हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल भी तो ला करके दो। जब तक हमारे पास ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक हम ज़्यादा एनर्जी बना नहीं पाएंगे, और अगर हमने ज़्यादा एनर्जी नहीं बनाई तो वहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड आ रही है बॉडी में एक्सरसाइज करने के लिए वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स हैं इनकी डिमांड होती है बेटा, इनकी डिमांड होती है, क्या डिमांड होती है कि इनको ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब आप अपना दिमाग लगा लो कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स से मेरा मतलब क्या है। एनर्जी बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, दिमाग लगाओ। अरे ये देखो ना, ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी सेल्स में एनर्जी कैसे बन रही थी। आप बोलोगे कि मैम पायरुवेट को तोड़ा था तो ही जो है ना एनर्जी बनी थी, हाँ, लेकिन ये पायरुवेट आया कहाँ से था, ग्लूकोज से आया था। मतलब कि पहला रॉ मटेरियल क्या हो गया, ग्लूकोज, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से एनर्जी डिराइव होगी। और क्या ग्लूकोज यहाँ पर अकेला खुद से टूट गया था क्या, नहीं, ऑक्सीजन थी साथ में। अरे वही तो आकर के ग्लूकोज को तोड़ देती है ना, तभी तो निकलती है क्या, एनर्जी। तो यहाँ पर जो बेटा रॉ मटेरियल्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, रॉ मटेरियल्स से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आप बोलोगे कि मैम जो हमारे हाथ पांव की जो मसल्स के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलता क्या। अरे मिलता है बेटा, हर दिन कुछ ना कुछ खाते तो रहते हैं अपन, बिस्किट और नमकीन और ये और वो, तो ग्लूकोज तो भर भर के अपनी बॉडी में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में रहता है और हर एक सेल को जो ना बढ़िया ग्लूकोज मिलता है। लेकिन अभी बात अलग है ना, अभी मुझे डांस करना है तो बॉडी में एनर्जी की डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ गई है, उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। और सप्लाई तभी बढ़ पाएगी जब फैक्ट्री में, मतलब कि स्केलेटल मसल सेल्स में एनर्जी ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा एनर्जी तभी बन पाएगी जब इनको हम रॉ मटेरियल ज़्यादा देंगे, मतलब कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज़्यादा जब मिलेंगे हमारे स्केलेटल मसल सेल्स को, तब ये ज़्यादा एनर्जी बना पाएंगे और तब जा करके हम डांस कर पाएंगे, मतलब एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि जब भी अपन एक्सरसाइज करते हैं तो कितने ज़ोर ज़ोर से जो है अपन सांस लेते हैं, अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि लंग्स को भी पता है कि भैया अभी इस इंसान को डांस करना है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए है, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए है, इसीलिए क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल सेल्स चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि अरे हमको ऑक्सीजन ला के दो, ज़्यादा चाहिए, हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन बेटा इन सेल्स को कैसे मिलेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, 2 से 3 फेफड़े तो हो नहीं सकते हमारे, 4 तो हो नहीं सकते, 2 से 8 नोस्ट्रिल्स तो हो नहीं सकते, जितना है बेटा उसी में काम चलाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ा लेते हैं, जल्दी जल्दी इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आए और कहाँ पहुँचे, स्केलेटल मसल सेल्स तक पहुँचे। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी की जो सेल्स हैं, मसल की जो सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। उसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी कि जब भी अपन एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि स्केलेटल मसल सेल्स को एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा ग्लूकोज की डिमांड होती है। तो ग्लूकोज बेटा थोड़ा सा खा लिया करो, है ना, ताकि इनको मिल जाए और क्या करें, ये एनर्जी बना पाएँ। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के इंसान क्या करता है, एक्सरसाइज के पहले कुछ ना कुछ खा लेता है। सपोज एक केला ही खा लिया, है ना, केला ही खा लिया, केले में क्या होती है, फ्रूट शुगर होती है, वो भी अल्टीमेटली क्या है, ग्लूकोज वगैरह ही तो है ना, वो भी कहाँ जाती है, स्केलेटल मसल सेल्स में आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज तो देखो आ गया है, ठीक है, ग्लूकोज तो आ चुका है, किसी तरीके से हम अपने बॉडी के जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं उन तक ग्लूकोज को तो पहुंचा ही देते हैं। ये देखो, ये आ गया एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो ये मसल सेल्स बोलते हैं कि अकेले ज़्यादा ग्लूकोज से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो हमारे फेफड़े बोलते हैं कि देखो अपनी मैक्सिमम क्षमता के हिसाब से हम काम कर रहे हैं,
ब्रीदिंग रेट जो है इंसान का बढ़ चुका है, जितना हो सकता है ऑक्सीजन तुमको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये बात समझो कि ऐसा नहीं है कि ये मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेटा मिल तो रही है, ऑक्सीजन मिल तो रही है, लेकिन जितने की डिमांड है ना उतनी नहीं मिल रही है बेटा। मिल तो रही है ऑक्सीजन, लेकिन जितनी डिमांड है उतनी नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ खा पी कर तो हमने क्या करा था, एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज तो था, ज़्यादा था, और वो ज़्यादा ग्लूकोज है ना, वो ज़्यादा ग्लूकोज आ भी गया है स्केलेटल मसल सेल्स में। लेकिन ज़्यादा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी तो चाहिए थी ना। तो हमारे लंग्स बोलते हैं कि भैया जितनी देर है ना उतने में काम चला लो, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। यानी कि स्केलेटल मसल सेल्स को ये समझ में आ जाता है कि ग्लूकोज तो हमारे पास ज़्यादा आ गया है, मतलब 2 रॉ मटेरियल्स में से एक तो ज़्यादा आ गया है, एक जितना चाहिए है उतना नहीं आ पा रहा, कमी है, डेफिशिएंसी है यहाँ पर ऑक्सीजन की। ठीक है, ये क्या है, डेफिशिएंसी है यहाँ पर ऑक्सीजन की, कि जितनी चाहिए उतनी नहीं आ पा रही है। कहाँ, स्केलेटल मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। बेटा ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब कहाँ हो रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलो अगेन लाइक दिस। चलो अब ये तुम लोग को दिखना बंद हो गया होगा, है ना। अब ठीक है, अब दिख गया होगा। एक मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा और कर दूं हाईलाइट। चलो तो हाँ, तो हमारे जो मसल सेल्स हैं उनको ये समझ में आ गया है कि यार देखो ऐसा है, ग्लूकोज तो आ गया है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है। तो फिर अब जो है उसी के हिसाब से जो है काम करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे घर में अगर कभी तुम्हारा बॉर्नवीटा ख़त्म हो जाए या थोड़ा बहुत बचा हो, तो मम्मी क्या करेंगी, जितना बॉर्नवीटा है उतना ही डाल के तुम्हें दे देंगी और तुम्हें उतना ही दूध पीना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर भी होने वाला है कि हमारे स्केलेटल मसल सेल्स बोलेंगे कि भैया देखो ऐसा है, जितना सामान आ रहा है उसके हिसाब से एनर्जी अब हम बना देंगे। कैसे बना देंगे, पहली स्टेप तो बेटा वही रहेगी, क्या, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल आया है उसको तोड़ा जाएगा। किस में तोड़ा जाएगा, गैस करो, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ये देखो, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, ये बन गए पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि बेटा ऑक्सीजन नहीं है, है, कमी है, ऑक्सीजन तो है लेकिन कमी है, और इस कमी के चलते स्केलेटल मसल सेल्स बोलेंगे कि यार छोड़ो, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होती तो जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इनको कम्प्लीटली तोड़ दिया जाता कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और ढेर सारी एनर्जी निकल जाती। अब नहीं है तो क्या करेंगे, अब जो हो सकता है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वही करेंगे। क्या करेंगे, अब बेटा ये दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब ये दोनों पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में तोड़ना है ना, मैंने क्या बोला, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो भी होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होती तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बनता, पानी बनता, और एनर्जी रिलीज हो जाती ढेर सारी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ईस्ट सेल जैसे ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन तो है ना। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, इस सेल में ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो गया था किस में, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी बहुत एनर्जी निकल गई थी। यहाँ पर वो वाला केस भी नहीं हो सकता। ये ना दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस की बीच की कंडीशन है कि ऑक्सीजन है तो ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन कम है। तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या हो सकती है कि दोनों पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को फिर कन्वर्ट करा जाएगा, तोड़ा जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड। क्या इसमें एनर्जी बनेगी, हाँ बनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है एनर्जी के लिए तो हो ही रहा है। तो एनर्जी तो बेटा यहाँ पर बनेगी, लेकिन उतनी नहीं बनेगी जितनी की बननी चाहिए। जितनी एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है ना, उतनी नहीं बन पाएगी, बनेगी लेकिन थोड़ी बनेगी।
समझे? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बन गया। और तुमको मैंने क्या समझाया था कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो इनटू कार्बन डाइऑक्साइड पानी, और जब निकले ढेर सारी एनर्जी, तभी उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर बन रही है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, बन रहा है पानी, निकल रही ढेर सारी एनर्जी, नहीं। इसका मतलब क्या कि ये ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन, और यू कैन से ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये क्या हुआ है, ये हुआ है ग्लूकोज का इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेक डाउन। कंप्लीट तो तभी कहलाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बने और पानी बने और ढेर सारी एनर्जी निकले। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, एनर्जी बन तो रही है लेकिन थोड़ी बहुत बन रही है। और ये साथ में क्या बन रहा है, ये लैक्टिक एसिड बन रहा है। और ये जो बेटा लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, यही क्या करेगा, ये जाकर के मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स, जम जाएगा, और जिसके कारण फिर क्या होते हैं, मस्कुलर क्रैम्स होते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इन मस्कुलर क्रैम्स। हाथ पांव जो दुखते हैं ना, वो इस लैक्टिक एसिड के कारण ही दुखते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दो दिन में ये जो लैक्टिक एसिड है ये डिज़ोल्व होने लग जाता है, तो फिर जो क्रैम्स आने लगते हैं, वो जो पेन होता है बेटा वो गायब हो जाता है। ठीक है, ये मैंने क्रैप्स क्यों लिख दिया, अरे रे ये क्या हुआ, वो मस्कुलर क्रैम्स हैं, ठीक है ना, वो क्रैप पता नहीं क्यों हो गया, ये कुछ उल्टा हुआ क्या, अरे चलो कोई बात नहीं। ये जो लैक्टिक एसिड यहाँ पर बना है, ये अल्टीमेटली क्या करेगा बेटा, एक्यूमुलेट हो जाएगा इन मसल्स एंड कॉज करेगा मस्कुलर क्रैम्प्स। ठीक है, चलो। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का, या ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हमारी बॉडी में भी एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, बट स्पेसिफिकली कहाँ, स्केलेटल मसल सेल्स में। वो भी कब, जब हम करते हैं विग्रस एक्सरसाइज। अच्छा, मसल सेल्स में भी कहाँ, लोकेशन मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशन मतलब ये साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में ही होता है। मतलब अंदर जाना ही नहीं है, अंदर जाना ही नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया वाइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सब कुछ हो रहा है साइटोप्लाज्म में रह करके। ठीक है, चलो। तो ये दोनों बेटा हो गए अपने क्या, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के दोनों पार्ट्स, जब ऑक्सीजन नहीं है और जब ऑक्सीजन है लेकिन उसकी कमी है ना, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी की स्पेलिंग गलत हो गई है, माफ करना, इट शुड बी डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली टूटता है या उसका ऑक्सीडेशन होता है इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। ये कहाँ होता है, ईस्ट सेल में। इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। वहीं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में क्या होता है, ग्लूकोज का फेट वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी स्टेप है, जो बेटा जो पहली स्टेप है, वो तीनों में ही कॉमन है। क्या, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू पायरुवेट, वो कॉमन है। क्योंकि अच्छा, वो कॉमन क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है पायरुवेट में बेटा, इस स्टेप में ऑक्सीजन लगती ही नहीं है। आपने देखा है ना कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा था पायरुवेट में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगी, यहाँ पर भी नहीं लगी और यहाँ पर भी नहीं लगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुवेट में, तो जो ऑक्सीजन है वो नहीं लगती है, और इसीलिए ये जो स्टेप है ये हर जगह आपको कॉमन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन है नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ग्लूकोज का फेट क्या होने वाला है। ठीक है, अगर होगी ऑक्सीजन तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकलेगी ढेर सारी एनर्जी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलेगी एनर्जी। और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो बन जाएगा लैक्टिक एसिड, और उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो पहली स्टेप
कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट कॉमन है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। उसके अलावा ये ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है पायरुवेट में, ये होता कहाँ है? किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में। कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होगा बेटा? साइटोप्लाज्म में ही रह करके हो जाएगा। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ बनती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो बन रही बेटा वो कहाँ बनेगी? एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बनेगी। भाई जितनी भी एनर्जी बनती है इन एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो एटीपी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स में। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करा जाता है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब इतनी एनर्जी बनती है इस प्रोसेस में कि वो एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स में जाकर के स्टोर होगी एटीपी मॉलिक्यूल्स में, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो बनते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये नंबर चाहो तो याद रख लेना। ठीक है, चलो बेटा ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब ज़रा आ जाओ और एनसीईआरटी में जो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसको पढ़ लो, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है ना, ये आपके लिए वेरी 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 जितने भी वेरी लगाना चाहते हो लगा लो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पायरुवेट का या ग्लूकोज का फेट क्या होता है हमारे बॉडी सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में, ईस्ट सेल में, है ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को याद करने का एक और फ़ायदा है कि मान लो सवाल आ गया है 5 नंबर का, अब तुम्हारे पास समय कम है लिखने का, है ना, कि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक में क्या होता है, तो तुम क्या कर सकते हो? सिंपल ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर तुमने 5 नंबर के सवाल में बिना कुछ लिखे हो ये फ्लो चार्ट बना दिया है तो तुम्हें 5 में से कम 3.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि 4-5 नंबर भी मिल जाएं, है ना, क्योंकि लिखना 5 नंबर के सवाल में ज़्यादा रहता है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो तुमने क्या करा? उठा करके सिंपल ये बना दिया, तो मैक्सिमम नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। ज़रा सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तो कहानी की शुरुआत होती है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है बेटा वो क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? उसका कन्वर्जन हुआ पायरुवेट में। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और पायरुवेट के हर एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? 3। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में पायरुवेट के लिए कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी इस स्टेज में भी रिलीज हो जाती है। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, है ना, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब कहाँ? इन माइटोकॉन्ड्रिया। वही पायरुवेट के यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं ये अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं। वहीं पर क्या होता है? ऑक्सीजन भी आ जाती है और ये ऑक्सीजन आकर के कंप्लीटली तोड़ देती है इनको, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है ढेर सारी एनर्जी। कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स की कहानी है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? अब हम बात करते हैं हमारे मसल सेल्स की। कौन से मसल सेल्स? स्केलेटल मसल सेल्स। जब ऑक्सीजन की कमी हो, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन बेटा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फ़र्क होता है। लैक का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन की कमी है। एब्सेंस का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन है ये नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं होती, होती लेकिन कमी होती। तो उस केस में क्या होता है? पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और निकलती है एनर्जी। अच्छा, लैक्टिक एसिड भी क्या है? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि लैक्टिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर ईस्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जो पायरुवेट के जो दोनों मॉलिक्यूल्स बने हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इथेनॉल में, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ना। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी निकल जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट अभी के अभी तुम्हारा ये होमवर्क है, आज के आज इसको याद कर लेना। पूरी कहानी बता दी है, अब आ जाओ रीड कर लेते हैं। A common man understanding of respiration is intake of oxygen and release of carbon dioxide, which is in fact a kind of gaseous exchange. नॉर्मल इंसान, मतलब एक आम आदमी क्या सोचता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? वही ऑक्सीजन लेनी, कार्बन डाइऑक्साइड देनी।
पर वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो महज क्या है, एक गैशियस एक्सचेंज है। द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, दो चीज़ें होती जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। द गैशियस एक्सचेंज दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अपन ब्रीदिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड दी सेल्स, यानी कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने करा क्या है बेटा, ग्लूकोज से ही तो एनर्जी डिराइव करी है ना, बस वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। Thus, the two separate processes may be termed as breathing and cellular respiration. Breathing, it is a kind of ventilation in which organisms take oxygen from the environment and release carbon dioxide. In higher animals, mostly in mammals, breathing is regarded as rhythmic movement of muscles and skeleton in order to increase the gaseous exchange across the respiratory surface. तो breathing का जो पूरा मैकेनिज्म है बेटा अपन पढ़ चुके हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्युलर रेस्पिरेशन, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अच्छा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर बोला गया है मेनली ग्लूकोज, एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसको कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकें, उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है ना, डरना नहीं इस शब्द से, मतलब यही है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि अपन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सके, जैसे कि ग्लूकोज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। दिस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इसके दो टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एरोबिक एंड एनारोबिक। इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स with the help of atmospheric oxygen is known as aerobic respiration. In this process, the respiratory substrate जैसे कि simple food such as glucose are completely broken down into carbon dioxide and water by the process of oxidation. Completely तोड़ा जाएगा ग्लूकोज को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलेगी एनर्जी। In most of the eukaryotic organisms, some part of the aerobic respiration, glycolysis occurs in the cytoplasm. बेटा ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है ना पायरुवेट में, इसको अपन बेसिकली ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। याद रखना चाहो तो रख सकते हो। लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और किसको तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज को। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू पायरुवेट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और जो मेजर पार्ट है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। In cytoplasm, glucose is step by step broken down to pyruvate, a 3-carbon compound, by the process of called glycolysis. In the presence of oxygen, this pyruvate enters into mitochondria where it is completely broken down. और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। The oxidative breakdown results in the production of energy rich compounds, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ATPs। ये देखो पूरी उसी की रिएक्शन है, ग्लूकोज का कन्वर्जन है पायरुवेट में। इसको पायरुवेट को कभी कभी बेटा अपन पायरुविक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है ना, पायरुवेट, या आप इसको पायरुवेट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। कहाँ होता है, साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकलेगी एनर्जी। ठीक है। Then anaerobic respiration, oxidation of respiratory substrate in the absence of oxygen is termed as anaerobic cellular respiration. It involves incomplete breakdown of respiratory substrate in which the end products such as ethanol or lactic acid are formed and carbon dioxide is released. As in the case of aerobic respiration, initial breakdown जो होता है ग्लूकोज का into pyruvate, वो तो common ही होता है in cytoplasm, is same. Further breakdown of the pyruvate in the absence of oxygen results in the production of ethanol या फिर lactic acid. Anaerobic respiration occurs in certain microorganisms such as bacteria and yeast. These microorganisms get energy in the absence of oxygen by anaerobic respiration in which ethanol is produced and carbon dioxide is released. ये देखो, the anaerobic respiration carried out by some microorganisms such as yeast is known as फर्मेंटेशन। मतलब ईस्ट के अंदर जो बेटा एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चल रही है उसको अपन फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। ये देखो, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू पायरुवेट
साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और निकल जाएगी एनर्जी थोड़ी बहुत। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो अकर्स इन आवर मसल सेल्स, कब, जब हम विगरस मस्कुलर एक्टिविटीज करते हैं, मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह। इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द फेज व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर then it is available for oxidative breakdown of the respiratory substrates. In this case, oxidation of glucose results in the production of lactic acid. The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. कि जो भी energy release हुई है तुरंत क्या होगा, ATP molecule में स्टोर हो जाएगी। In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which is utilized in the endothermic reactions taking place in the cells. ये फ्लो चार्ट हो गया है। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आ जाओ फटाफट से अपन इसको भी रीड कर लेते हैं, कई बार क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस बताइए। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन को यहाँ पर यूटिलाइज भी करा जाएगा। एनारोबिक में आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन नहीं भी है या कमी है तो भी हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेयरएज इन एनारोबिक्स रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स इथेनॉल होंगे और लैक्टिक एसिड होगा। यहाँ पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एनारोबिक में जो एनर्जी निकलती है बेटा वो कम निकलती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। वेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ नहीं होगा, इन्वॉल्व होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स ऑल, आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है, और इसको पढ़ते पढ़ते हमने क्या करा है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स का टॉपिक भी पूरा कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हमारे प्लांट्स में किस तरह से होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, और जो बाकी जो अपने लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस तरीके से होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, वो भी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगी। प्लस एनसीईआरटी की रीडिंग भी अपन कर लेंगे अपने अगले सेशन में। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पार्ट। चला, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।